जिनको अलाउ करना है उसका बीच में रह गया था। स्क्रीन शो हो गई है? हाँ जी हो रही बेटा। ओके, तो जैसा मैं बात कर रही थी सजेशंस के बारे में जो हम यूज कर सकते हैं लिंग असमानता को हटाने के लिए, यानी जेंडर इनइक्वालिटी को हटाने के लिए। तो फर्स्ट इज प्रॉपर एजुकेशन। प्रॉपर एजुकेशन, बेसिकली एजुकेशन एक सीढ़ी होती है हमारी सक्सेस के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, या लाइफ में हमारी प्रमोशन के लिए, जो कि हमें नई नई चीजें सिखाती है, हमें हमारे राइट्स के बारे में अवेयर कराती है, और हर तरह का जो ज्ञान है वो हम एजुकेशन से ही ले सकते हैं, या हर तरह की शिक्षा। तो इसलिए शिक्षा प्राप्त करना और एजुकेट करना गर्ल्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने राइट्स को जान सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि एक अच्छी सोच रखना, एक ऐसा एनवायरनमेंट रखना हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में, जिससे हमारे जो घर की या हमारी सोसाइटी की जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं या फीमेल्स हैं, वो सेफ फील करें। उनको ये उम्मीद मिले कि वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको ये मार्गदर्शन मिले उनकी फैमिलीज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, कि हाँ तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो, या तुम जॉब कर सकती हो, या तुम बाहर जा सकती हो, या तुम बोल सकती हो। ये जब उनको ये थिंकिंग उनको मिलेगी उनकी फैमिली की तरफ से, या ऐसा सपोर्ट मिलेगा, तो आई एम श्योर कि वो ग्रो कर सकती है। और भी कुछ सजेशंस हैं जो कि मैं बताना चाहूंगी। पॉलिटिकल अवेयरनेस। पॉलिटिकल अवेयरनेस बेसिकली कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर मतलब हर कहीं फीमेल्स भी चुनाव लड़ती हैं, बट उनको फिर भी वो राइट नहीं मिल पाता जो एक्चुअल में उनका है। तो वो भी एक बहुत जरूरी चीज है। वुमेन रिजर्वेशन, ऐसा कि हम सब जानते हैं कि हर कास्ट के लिए अलग रिजर्वेशन किया जाता है, ट्रेन में या कोर्सेज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर के रिजर्वेशन किया जाता है। तो वैसे ही वुमेन का रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, बट वो रिजर्वेशन होने के बाद भी उनको नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल, प्रोटेक्ट करना उनको, फीमेल को प्रोटेक्ट करना, चाहे वो एक बच्ची जो अपनी माँ की कोख में है उसे प्रोटेक्ट करना हो, चाहे वो एक छोटी बच्ची जिसे गलत हाथों से प्रोटेक्ट करना हो, या वो एक पूरी एडल्ट फीमेल जिसको कि समाज की पूरी नजरों से प्रोटेक्ट करना हो। पॉजिटिव रोल ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक अच्छा रोल कर सकती है, एक अच्छा फेस दिखा सकती है अगर वो चाहे तो। मतलब वो वुमेन को अवेयर करने के लिए या फीमेल्स को अवेयर करने के लिए वो चीज, वो सच्चाई दिखा सकती है जिससे कि ऐसा हो सके। बट कई बार क्या होता है कि मीडिया सिर्फ उन्हीं की पैरवी करती है, या जैसे कहते हैं कि चमचागिरी करती है, जो सरकार इस टाइम पे चल रही होती है। पॉजिटिव सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर यानी हमारी सोसाइटी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आफ्टर हमारी फैमिली हम लोग अपनी सोसाइटी के बीच में रहते हैं, हमारे आस पड़ोस या हमारा समाज, जो कि अगर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव उनकी थिंकिंग हो, या वो एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बने, तो एक फीमेल ग्रो कर सकती है। बट अगर वो यही फिर कि कपड़ों पे कमेंट करे, या कि इतनी लेट क्यों बाहर जा रही है, या ज्यादा क्यों बोलती है, ऐसा कुछ बोलेंगे, तो फिर फीमेल ग्रो नहीं कर पाए। और भी बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिनका यूज करके हम इस जेंडर इनइक्वालिटी को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन गुंजन के द्वारा। और जैसा कि टॉपिक आपने जेंडर इक्वलिटी वाला लिया, तो आपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया बेटा, सबके सामने रखा अपना पक्ष कि जो जेंडर इक्वलिटी है उसकी जरूरत तभी पड़ती है जब हम मतलब जो लिंग असमानता को देखते हैं, यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी दिखती है, उसको खत्म करने के लिए हमें जरूरत होती है कि हम जेंडर इक्वलिटी को लेके आए। और सजेशन सबसे मतलब बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। प्रॉपर एजुकेशन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि एजुकेशन अगर होगी तो आगे वाली चीज वो उसको एक सीढ़ी की तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, चाहे वो फैमिली पे है, चाहे वो हमारी जिसे हम कहते हैं हमारे समाज में, मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर मिलेगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगी आगे बढ़ने की, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, वेरी वेल डन बेटा गुंजन के द्वारा। मैम कोई गलती हुई तो माफ करना। नहीं बेटा कोई भी गलती नहीं। और देखो हम तो इतने में ही बहुत खुश हैं कि आप बहुत अच्छे से एफर्ट्स कर रहे हो, सभी बच्चे कर रहे हो। और मैं उन बच्चों को भी अप्रिशिएट करूंगी जिन्होंने चलो फर्स्ट टाइम पीपीटी नहीं बनाई है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कोशिश की है, हिम्मत की है। और आपने पीपीटी के साथ जिन भी बच्चों ने प्रेजेंटेशन दी है बहुत अच्छे से दी है, तो मतलब वी आर सो हैप्पी। ठीक है, हम बहुत खुश हैं आप सबके लिए, और वेरी गुड। और नेक्स्ट बेटा अभी हमारे साथ प्रेजेंट है मैम मैं आई दीक्षिता। मैम, मेरा बोल दो। ओके ओके नो मैम, प्रीति। प्रीति, ठीक है। प्रीति बीए फर्स्ट ईयर, रोल नंबर 102। आप कर सकते हैं बेटा स्टार्ट। यस सर। और फिर इसके बाद Yes, दीक्षिता sir. तैयार रहे, रोल नंबर 283। मैम मैं स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं बेटा, वैसे आप बोल सकते हो। यस सर।
यस मैम। दहेज, दहेज का अर्थ जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर पक्ष को दी जाती है उसे दहेज कहा जाता है। जैसे कि एक लड़की के द्वारा, एक लड़की के परिवार वालों के द्वारा वर पक्ष को, एक लड़के को जो संपत्ति दी जाती है उसे दहेज कहा जाता है। हमारे समाज में दहेज प्रथा एक विकराल रूप में फैली हुई है। यदि एक पिता गरीब है और वह दहेज देने में समर्थ नहीं है, उसकी दयनीय दशा को नहीं देखा जाता बल्कि उसके द्वारा दी गई वस्तुओं को देखा जाता है। हमारे समाज में दहेज के आंकड़े देखने को मिलते हैं कि हर 1 घंटे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों के कारण मौत का शिकार हो जाती है। न जाने दहेज के कारण हमारे देश में दिन प्रतिदिन कितनी माँ बहनों को मौत के घाट उतारा जाता है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार 2018 में दहेज हत्या के 7100 मामले आए हैं और 2014 में तो यह 10,050 मामले थे। हमारे देश में यह नहीं है कि दहेज की मांग पुरुष के द्वारा ही की जाती है, बल्कि महिला ही महिला की दुश्मन है। कितनी माँ बहनें दहेज, अपने बेटे को दहेज के प्रति उकसाती हैं और कहती है कि दहेज की मांग करो और दहेज मांगो। अपनी पत्नी से बोलो कि वह अपने घर से हमारे लिए ये लेकर आए। और दहेज उत्पीड़न पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत, जो कि पति या रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति व कीमती वस्तुओं की मांग से संबंधित है, उसे 3 वर्ष की सजा माना दिया जाता है। हमारे समाज में हमारे सरकार के द्वारा ऐसे कानून लागू किए गए हैं जिससे कि दहेज उत्पीड़न के मामलों को कम किया जाए। जैसे कि 498 धारा और 1961 के अधिनियम, इनके द्वारा दहेज की मांग को रोकथाम के लिए कानून लागू किए गए हैं। जैसे 498A के तहत 2015 में 12,287 मामले दर्ज किए गए हैं और 1961A के प्रावधान के अनुसार दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। इनमें धाराएं लागू की गई है कि धारा 2, 3 और 5। इन धारा 2 में यदि कोई भी दहेज लेता या देता है उसे 5 वर्ष की सजा और जो कीमती वस्तु दी गई है या फिर 15,000 जुर्माना। और धारा 4 में यह लागू किया गया है कि या तो कम से कम 6 माह की सजा और अधिकतम 2 वर्ष की सजा सुना दी जाती है। और मैं एक कविता के द्वारा इस दहेज के ऊपर अपना विचार रखना चाहती हूँ। दहेज के लिए मरती जलती परियों की चीखें कानों में विष घोल रही है। क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरा, बेटी की आत्मा बोल रही है, बेटी की आत्मा बोल रही है। जब से जवा हुई थी मैं, बापू था नींद गवा बैठा, मुझे विदा करने में अपना सब कुछ वो लुटा बैठा। पुश्तैनी जमीन भी बेची, कुछ कोड़ी कोड़ी जोड़ा था, मेरे ब्याह में बापू मेरे कोई कसर नहीं छोड़ा था। सब कुछ दिया बापू ने पर उन्हें संतोष न था, दहेज के लिए मारी गई मैं, बापू मेरा दोष न था, बापू मेरा दोष न था। आप बीती सुना सुना कर नकाब समाज का खोल रही है। क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरा, बेटी की आत्मा बोल रही है। झुलस गई दहेज की आंख में न जाने कितनी राधा सीता, बेट चढ़ गई मौत की न जाने कितनी नवपरिणीता। इस कुप्रथा से बचे बेटियां, कब निकलेगी ऐसी युक्ति, कब मरेगा दहेज का रावण, कब सीता को मिलेगी मुक्ति, कब सीता को मिलेगी मुक्ति। खत्म करो अब दौर दहेज का, ये जीवन में विष घोल रही है। क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर था मेरा, बेटी की आत्मा बोल रही है, बेटी की आत्मा बोल रही है। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी गई प्रीति के द्वारा और एक खूबसूरत कविता भी हमारे बीच में रखी गई। और कविता की पंक्तियों से स्पष्ट किया गया कि एक जो पिता होता है वो अपनी बेटी के पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ता और इवन उसके सुख के लिए वो अपने घर तक को बेच देता है। लेकिन दिक्कत वहां होती है जब उसके ससुराल वालों को तब भी संतुष्टि नहीं होती और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। दहेज पर आपने अपने विचार रखे बेटा कि ये घिनौनी प्रथा है, बिल्कुल सही है। और इसके प्रावधान भी बताए कि जो धारा 498A है आईपीसी की धारा और जो एक 1961 में जो एक अधिनियम आया है, कानून आया, उसके द्वारा यदि हमें जानकारी होती है तो हम इस तरह की जो घिनौनी चीज है जो दहेज के रूप में सामने निकल कर आती है उसे हम रोक सकते हैं और हमें करना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। एक बीच में और मैं बोलना चाहूंगी कि अभी हम मंडे को, ठीक है, आज सैटरडे है, तो मंडे को एक हम पोएम कंपटीशन रख रहे हैं और टॉपिक आपके यही रहेंगे जो हमारा इस सर्टिफिकेट कोर्स में रहा है जेंडर इक्वलिटी वाले में।
तो क्योंकि कई बच्चों ने लिखी भी है, और तो एक कंपटीशन करवाएंगे इसमें, ठीक है। तो मंडे को रहेगा, तो एक कविता प्रतियोगिता रहेगी। तो आप इसमें दहेज के ऊपर बोल सकते हैं, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर बोल सकते हैं, बेटी के ऊपर बोल सकते हैं, बेटी बचाओ के ऊपर बोल सकते हैं। तो सभी बच्चे तैयार कर लेंगे और मुझे ग्रुप में डाल देंगे, जो जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस चीज के लिए, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन के लिए स्टूडेंट है दीक्षिता, बीए फर्स्ट ईयर, रोल नंबर 283। Yes, आप ma'am. कीजिए बच्चे, हाँ जी आप कीजिए बेटा स्टार्ट। Good morning, everyone. I'm Dikshita from BA first year, and my topic is women empowerment. महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सशक्तिकरण शब्द का अर्थ क्या होता है। सशक्तिकरण से तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति की वह क्षमता या वह शक्ति जिसके द्वारा वह अपने जीवन से जुड़े हर निर्णय को स्वयं यानी कि खुद लेता है। तो महिला सशक्तिकरण से भी हम उसी क्षमता या शक्ति की बात कर रहे हैं जिसके द्वारा कोई महिला परिवार और समाज के बंधनों से मुक्त होकर अपने सारे फैसले स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण को अगर हम सरल शब्दों में परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं, इससे वह अपने हर फैसले को स्वयं ले सकती है। महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं को हर क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर क्षेत्र में उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण के द्वारा ही महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। तो महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य यही होता है कि हर महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, वह हर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में कार्य कर सके। अब हम बात करते हैं कि भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे मध्यकाल आया तो महिलाओं की स्थिति में बहुत बुरा वो चेंज आया। जैसे सती प्रथा, प्रदा प्रथा आदि अनेक ऐसे बुरे रिवाज हैं जिनके कारण महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। तो भारत में महिला सशक्तिकरण की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले महिलाओं को समान व स्वतंत्रता दिलाने के लिए, समान अवसर दिलाने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि आज भी महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उन्हें पुरुषों के समान अवसर नहीं दिए जाते अपने विकास के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि महिलाएं अपना विकास कर सके तो हमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी महिला सशक्तिकरण आवश्यक है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 81% से भी अधिक है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर 60% से भी कम है। बहुत सी महिलाएं तो या लड़कियां तो ऐसी भी हैं जो 10th तक भी एजुकेट नहीं हो पाती, जो कि महिला सशक्तिकरण के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण सबसे आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि आज भी कई क्षेत्रों में महिलाओं यदि पुरुषों के समान भी कार्य करती है तो उन्हें समान वेतन नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि महिलाओं को पुरुषों से 20% कम भुगतान किया जाता है। और जैसे जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं उनकी तो और भी बहुत बुरी हालत है। लैंगिक समानता या पुरुष प्रधान समाज के कारण भी महिला सशक्तिकरण आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों से कम समझा जाता है, उन्हें घर परिवार में ही अनेक प्रकार से दबाया जाता है, उनके साथ घरेलू हिंसा की जाती है। यदि इन सभी कुप्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं हम, तो महिलाओं को सशक्त करना बहुत आवश्यक है ताकि वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। अब महिला सशक्तिकरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती है। सबसे पहले तो बुरे सामाजिक रीति रिवाज। हमारे देश में आज भी कई ऐसे क्षेत्र या हम कह सकते हैं कि ऐसे परिवार हैं जो पुराने रीति रिवाजों में बंधे रहते हैं। वे महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देते, उन्हें घर पर ही बांध के रखते हैं, उन्हें शिक्षा या रोजगार के लिए बाहर नहीं निकलने दिया जाता। दूसरा, आत्मविश्वास की कमी। अगर महिलाएं इस प्रकार के वातावरण में रहती है कि उनका सम्मान नहीं किया जाता, उन्हें इज्जत नहीं दी जाती, तो उनमें धीरे धीरे आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, जिससे वो अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं हो पाती। लैंगिक असमानता यानी कि लिंग के आधार पर समानता का व्यवहार ना करना। लैंगिक असमानता आज भी महिलाओं के साथ, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो या फिर घर हो, समाज कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें घर से बाहर